गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुश आमदीद। आज मैंने कहा कि हम कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा जी, आज एक सरप्राइज़ है जो कि अब मुस्तकिल सरप्राइज़ बनने वाला है। सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा, पहले दिन सरप्राइज़ होता है। सुबह सुबह वैसे जब आप बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं ना, कुछ भी मुंह से निकलता रहता है। तो जनाब अच्छा जी, आज सरप्राइज़ थोड़े से रिवील करते हैं। जब मैंने कहा हम, इसका मतलब है आज प्रोग्राम में मैं अकेली नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है? थोड़ा गेस करें कौन होगा मेरे साथ। अच्छा, आपको लग रहा है तौसीक वापस आ, नहीं तौसीक कभी वापस नहीं आए। दूसरा गेस करें। नहीं गेस हो रहा, चले मैं आज आपको बताती हूँ। राइजिंग पाकिस्तान में आज से हमें हमारे नए टीम मेंबर ने ज्वाइन किया है। हमारे आज नए होस्ट आज से हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। हम सब मिल के राइजिंग पाकिस्तान में उन्हें कहेंगे खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हामून रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हामून। राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से हम सब आपको, हमारी पूरी टीम, हमारी राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली आज आपको वेलकम करती है आपकी इस नई जर्नी के लिए। नई जर्नी जब मैं कहूँगी तो राइजिंग पाकिस्तान की आपकी नई जर्नी है। अगर ओवरऑल अगर आपकी एक्सपीरियंस की बात करें तो माशाल्लाह पीटीवी के साथ आपका बहुत ज़्यादा काम है। पिछली सदी से कितनी सदी से थोड़ा हमें पीटीवी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और पीटीवी होम आके ऐसा लग रहा है ना जैसे एक मुद्दत के बाद अपने घर वापस आते हैं, और ऐसा घर जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। जब आप पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तो जब भी आप किसी महफिल में बैठते हैं, जब जिक्र पीटीवी का होता है तो एक ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग जन्म लेती है कि सब की वो जो फीलिंग्स होती है उसके साथ आपको महसूस होता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल जी, और आपका करियर भी पाकिस्तान टेलीविजन से ही स्टार्ट हुआ, आई बिलीव। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि हम आपको भी बचपन से देख रहे हैं हम। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। माइंड तो नहीं करेंगे आप? Why should I mind? अगर पाकिस्तान टेलीविजन 75 बरस पाकिस्तान के हो रहे हैं, हाँ। तो पाकिस्तान के जो एक एक साल जब बढ़ता जाता है तो हमारी खुशी बढ़ती जाती है कि माशाल्लाह इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए। तो हमें भी खुशी होती है इतने साल हम इस दुनिया में आए हुए और सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जी, पॉजिटिविटी हम ढूंढते हैं हर चीज़ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अच्छा सुबह सुबह मुझे कहा बहुत सारे लोगों ने, हम स्टार्ट में भी उन्होंने कहा जी आज पूरा डार्क सा कलर पहना है, गर्मी नहीं लग रही सबीन, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। फिर जब अच्छा। आपकी एंट्री हुई तो मैंने देखा आपने भी डार्क कलर्स पहने में। अच्छा, ये डार्क कलर्स हैं? ये डार्क कलर्स है, कहा जाता है ना, जैसे शॉकिंग पिंक और साथ में ग्रीन और पर्पल कलर। अच्छा, मैंने तो कोशिश की है कि राइजिंग पाकिस्तान के जो कलर्स हैं, जो टाइटल आता है उसके साथ मैच करने के लिए। और वैसे भी ये जो ग्रीन कलर है इससे तो हमारी मोहब्बत, तो हमारी अंदर क्या कहते हैं कि हम बच्चा हो या बड़ा हो, ग्रीन कलर के साथ उसकी मोहब्बत जो होती है वो तो दीदनी है ना। हमारा तो अपना ये क्या कहते हैं, नेशनल कलर है। बिल्कुल, तो वो जो कहा जाता है कि गर्मियों के कलर्स अलग होते हैं, सर्दियों के कलर्स अलग होते हैं, तो इस चीज़ पे आप बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं तो, मेरे पास इतने ब्लैक कलर्स हैं, इतने रेड कलर्स हैं कि मैं क्या बताऊँ। और जब भी मैं कोई रेड कलर डार्क पहन के आती हूँ, अब तो मुझे यहाँ पे ना टीम ने भी कहना शुरू कर दिया, कहते तुम रेड के अलावा कपड़े नहीं है तुम्हारे पास। फिर जब मैं ब्लैक पहनने लगती हूँ कहते ब्लैक के अलावा कपड़े नहीं है तुम्हारे पास। मैं कहती हूँ नहीं, पता नहीं, डार्क कलर्स मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अच्छा, मुझे जो कलर्स पसंद हैं, सारे ही कलर्स पसंद हैं। देखिए, हम जब बचपन में थे हमें उस्ताद ने पढ़ाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक की तो सारी जो मट्टी थी, ज़मीन पे जितनी मट्टी थी, तो सारी मट्टी में सुर्ख रंग की मट्टी भी थी, उसमें गहरे रंग की मट्टी भी थी, उसमें ब्राउन कलर की मट्टी भी थी। सो तमाम मट्टी से गूंद कर बनाया, और उसे उसके मिजाज भी है। किसी जगह सख्त मट्टी होती है तो सख्त मिजाज भी है, नरम मट्टी है तो नरम मिजाज भी है। तो जो कलर्स है ना, हमारे मिजाज पे इनका बड़ा असर होता है। बिल्कुल जी, और हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें, लोग बड़े इंतजार करें, लोग कह रहे हैं अच्छा जी आज 2 लोग आ गए तो इनकी गप्पे ही नहीं खत्म हो रही, बातें किए जा रहे, आए दिन हर दिन जो है वो एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। लेकिन राइजिंग पाकिस्तान भी आज बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे टीम में भी चेंजेस, लेकिन उसके साथ साथ हमने सोचा कि प्रोग्राम में भी हम नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, उनसे ज़रा आपकी मुलाकात करवाएं, हमेशा की तरह नए टॉपिक्स आप लोगों के लेकर आए। आज जनाब सबसे पहला सेगमेंट जो कहा जाता है बच्चों का सेगमेंट, बच्चों का नहीं रहता। सबसे पहले तो मुझे लगता है मेरे साथ बैठ के कोई एक्सपर्ट, कोई बहुत महान हस्ती जो है मेरे साथ बैठ के कोई टॉपिक कवर कर रही है और मुझे बता रहे हैं। आज हमें ज्वाइन करेंगे जनाब साइम कुरैशी, और साइम का टॉपिक है, आजकल जो कहा जाता है ना कि मसला है कुछ भी, कि लोग कहते हैं कि बिजली जो है वो
बिजली जा रही है या बिजली नहीं जा रही है, बिजली जा रही है, आ रही है, जा रही है तो कैसे बिजली जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, मतलब जो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, हम जो है ऐसी कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। आज उन तमाम सोर्सेज के बारे में, आज इन तमाम मसलों का हल लेकर आएंगे साइम कुरैशी हमारे लिए। और पूछते हैं ज़रा साइम से कि इतनी छोटी सी उम्र में, छोटे मानते नहीं अपने आप को, लेकिन छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं, आज हम पूछेंगे साइम से। और जनाब इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर अक्तस से। डॉक्टर अक्तस जो है उनकी स्पेशलिटी है पैलिएटिव केयर में, और पैलिएटिव केयर का जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में आई ये क्या है। मैंने तो इससे पहले मेडिकल टर्म इस तरह की कोई सुनी नहीं है, ऐसी कोई फील्ड मैंने नहीं सुनी मेडिकल की। क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो सोशल मीडिया पे हमें, जब तक हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट आता है, डॉक्टर अक्दस हमें ज्वाइन करती हैं, आपने हमें ज़रूर बताना है कि पैलिएटिव केयर एक्चुअली क्या होती है। गूगल से नहीं बताना, अगर आपको एक्चुअली पता है तो आप बताएंगे, ताकि हम देखें कि अवेयरनेस कितनी है। क्या सिर्फ हमें नहीं पता, या फिर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनको पैलिएटिव केयर के बारे में नहीं पता अभी तक, लेकिन डॉक्टर अक्दस की इसमें स्पेशलिटी है और बहुत सारे लोगों का ये इलाज भी कर चुकी हैं। तो आज डॉक्टर अक्दस से हम पूछेंगे कि उन्हें कैसे पता चला इस नई टर्म का, उन्होंने किस तरह इस फील्ड में काम किया, और इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। पर्सनल लाइफ मतलब उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, किस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर जो है वो स्टार्ट किया, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे डॉक्टर अक्दस से। इसके अलावा हामून हमारे पास क्या है आज राइजिंग पाकिस्तान में? इसके अलावा हमारे पास एक ख़ास मेहमान है डॉक्टर, जैसे आपने डॉक्टर साहबा का जिक्र किया है तो फिर उसके बाद फॉलो करेंगे। हमारे पास राइटर हैं, पोइट हैं, एक बड़े रिनोन आर्टिस्ट हैं डॉक्टर साहबा के बाद जब वो आएंगे तो वो रंगों की बात करेंगे। तो वो अगर आप इलाज की बात करी थी तो राया चंगेज़ सुल्तान साहब हमारे साथ होंगे और हमारी उनसे गुफ्तगू होगी राइटिंग के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से, और डेफिनेटली हम उनसे कलर्स के बारे में भी बात करेंगे। एग्जैक्टली ज़रा उनसे बात करेंगे और उनसे भी ज़रा आज पूछेंगे कि क्या हमने कोई डिजास्टर तो नहीं किया, लोग देख के ये तो नहीं कहेंगे आज ये हामून और सबीन को देख के हमें बड़ी गर्मी लग रही है क्योंकि डार्क कलर्स इन्होंने पहने हुए। अच्छा हामून, हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है जिसे हम इंटरेस्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेगमेंट बेसिकली हमारी ऑडियंस का सेगमेंट होता है। बाकी सारे सेगमेंट हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं, लेकिन ये सेगमेंट वो होता है जो कि हमारी ऑडियंस का होता है, राइजिंग पाकिस्तान की टीम का, क्योंकि इसमें राइजिंग पाकिस्तान की टीम, राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली हमें बहुत सारे मैसेजेस भिजवाती हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कॉमेंट्स हमें मिल रहे होते हैं। वो सारे हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जिसमें हमें बहुत सारी सजेशंस दी जाती हैं। आज भी बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं हमारे पास, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बाद हम कहते हैं ना पीटीवी होम का एड्रेस चलता है, और जब हम कहते हैं कि हम उन बचपन से देख रहे तो आपको भी ख़त आते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम में अपने। ख़त क्या आते थे, हम तो जब ख़त पढ़ते थे हाँ। तो अब तो हम तरस जाते हैं वो ख़त देखने के लिए। और अच्छा, अब वो किस्से कहानियों का जिक्र बन के रह गए हैं। इसीलिए जब आपने मुझे खतूत का बताया तो मैंने आपसे बाकायदा पूछा कि वाकई अभी भी ख़त आते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में हमारी तो आंखें तरस गई हैं, हम तो तरस गए हैं कि हमारे सामने कोई ख़त आया, हम उसको पढ़ें, एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि आपके पास खतूत आते हैं। एग्जैक्टली तो प्रोग्राम में हम ख़त भी शामिल किया करेंगे। आज पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हम ज़रूर शामिल करेंगे जब आप लोगों के ख़त हमें रिसीव होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आज हम जो है वो पाकिस्तान की सैर भी करेंगे। हमारे सेगमेंट होता है जिसमें हम पूरे पाकिस्तान को, हम खुद भी, क्योंकि हम जब इतनी टफ रूटीन होती है कहीं जा नहीं पा रहे होते, तो राइजिंग पाकिस्तान के थ्रू यहीं बैठे बैठे इसी स्टूडियो से हम पाकिस्तान की सैर करते हैं। तो आज हम सैर करेंगे, हम सब मिल के, ये नहीं कहूँगी करवाएंगे, हम खुद भी सैर करेंगे कुमराट वैली की। बिल्कुल हामून आज जो है हामून मेरे ख्याल में नींद में अभी तक ना, वो कह रहे हैं जी अच्छा अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैक पे आते हैं। वैसे मेरा नाम ऐसा है कि जो आसानी ज़बान पे आ जाता है, हारून, तो माशाल्लाह मेरे हामून और फिर हारून है ना, जितना बिलता जुता हारून हामून। क्या आपको ये मुश्किल हो, ये इनका नाम बोलते हुए ज़रूर बताइएगा हमें। अच्छा जी, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो साइम से आपकी मुलाकात करवाएंगे, देखते हैं आज उनके पास हमारे मसलों का हल है या नहीं है। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।
प्यारे बच्चों, हमें ज्वाइन कर लिया है एक नन्हे मुन्ने से बच्चे ने, जिसके पास जो है बड़े बड़े मसलों का हल होता है। हमेशा बड़े बड़े मसलों के हल लेकर आते हैं हमारे लिए, जो जहाँ पर जो इंसानी अक्ल है ना वो वैसे ही दंग रह जाती है। मुश्किल बात कह दी आपके लिए मैंने अगर मुश्किल लग रही है तो बहुत बहुत माजरत, क्योंकि बड़े बच्चे भी देख रहे होते हैं, वो समझ गए होंगे उसको। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया है साइम कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साइम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने सीरियस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये क्या बात हुई? अच्छा, हंस के बोलो को मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थोड़ी स्माइल के साथ। मैं वहाँ से ना मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, साइम की स्माइल आ जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? दोबारा बोले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे वाह, जबरदस्त जी। हमें ज़रूर बताएं साइम हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं? अच्छे से ना, सुबह सुबह अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ इतनी अच्छी तैयारी करके आए हुए हो आप, ऐसे ही है? अच्छा जी, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज पे। आज हम बात करेंगे एनर्जी सोर्सेज पे, मतलब कि क्योंकि हम बच्चे जो हमें देख रहे हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, उनको थोड़ा बहुत अगर हम समझाएं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम बिजली हासिल कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा जी, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं हमें बताइएगा। ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं। नंबर 1 है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, और अगर उन ज़मीन के अंदर थोड़ा सा ड्रिल किया जाए तो वो उधर नीचे एक मैग्मा निकलाता है। मैग्मा हॉट रॉक्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे पाइप के ज़रिए वाटर पुश किया जाता है। जब वाटर पुश हो जाता है तो वो नीचे जाके मैग्मा के ऊपर लगता है। फिर या तो वो हॉट होकर बाहर आ जाता है पानी, या तो वो स्टीम बन जाता है। और जो स्टीम होती है वो ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज़ और ऐसी जगहों को वार्म करने के लिए भी काम आती है, और इस तरह इनसे एनर्जी भी बनाई जाती है। ओहो, बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। मेरे तो ऐसे यूं करके ऊपर से गुजरा, ऐसे करके जैसे जहाज़ ऊपर से गुजरता है ना लेकिन माशाल्लाह इतनी अच्छी रिसर्च। पहले तो मुझे बताओ, रिसर्च किसने करवाई है? ये बाबा ने करवाई है। ज़बरदस्त। इसका मतलब बाबा तो बहुत सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में, बहुत ज़रूरी भी होता है जी। ऐसा ही है? अच्छा जी, सेकेंड सोर्स कौन सा है? सेकेंड सोर्स है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर स्टेशन जो होती हैं वो ज़्यादातर डैम्स के करीब बनाई जाती हैं, ऐसी जगहों पे बनाई जाती हैं जहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ओके। वहाँ पे जब एक शुरू में एक उन्होंने पाइप टाइप चीज़ लगाई होती है जहाँ से पानी जब ज़्यादा अंदर आता है, वहाँ पे अगर पानी में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो टरबाइन को ख़राब कर सकती हो, वो नीचे पाइप में चली जाती है, यानी सारा गंद उसके पाइप में नीचे चला जाता है। ठीक है। और जो वाटर होता है वो आगे टरबाइन को लगता है, तो टरबाइन उसका घूमता है और इस तरह पावर रिलीज होती है। पावर जितनी रिलीज होती है वो ऊपर जनरेटर में चली जाती है। जनरेटर से फिर ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों में जाती है। वेरी नाइस। और इसमें साइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है कि क्योंकि पानी की बात हो रही है, कि पानी के और बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि इससे हम बिजली बनाते हैं, और ये मेरे ख्याल में मेन सोर्स है बिजली बनाने का। तो इसमें जितने भी प्यारे बच्चे अभी हमें देख रहे हैं उनको भी हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप सब ने पानी को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जितने पानी की किल्लत होगी और उसके साथ साथ हमें जिस तरह बिजली बनाने का अमल है और इस तरह बहुत सारे और हमारे जितने भी काम हैं जो कि पानी से हो रहे होते हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि एक सोर्स कम करने से दूसरा सोर्स जो है वो आपका ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पानी पर तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पानी किस तरह ज़ाया नहीं करना, साइम अगर खुद से बताएं हमें। पानी हमने इस तरह ज़ाया नहीं करना कि अगर हम कभी भी कहीं वॉशरूम या ऐसी किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम वो उसका टैप खुला छोड़ दें। पानी इस तरह ज़ाया नहीं करना कि हम अगर कहीं वो प्लांट्स को वाटर कर रहे हों तो वो पीछे से वाटर उनका ज़्यादा नीचे गिरता रहे और हमें पता ना हो। इस तरह हमने वाटर को सेव करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल जी। पानी को हमने इस तरह से सेव करना है। स्पेशली जब आप दांत ब्रश कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना टीथ ब्रश करते हुए वो क्या करते हैं कि टैप को भी खुला छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी पानी उस तरह से ज़ाया हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जितने भी बेनिफिट्स हम ले सकते हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा जी, थर्ड सोर्स कौन सा है? थर्ड सोर्स है मेरी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि हम सबको पता है कि एक ना एक दिन फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, तो साइंटिस्ट ने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और वो नया तरीका, वो कहते हैं कि ऐसा न्यू तरीका हो जो फ्यूल्स को बर्न करने से ना हो, वो नेचुरल सोर्सेज पे काम करता हो, जिस तरह के सन, टाइड्स, विंड्स, इन चीज़ों पे काम करता हो। तो उन्होंने ये ढूंढा है कि एक न एक दिन तो वो ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि सोलर पैनल्स हैं, जिस तरह
सोलर पैनल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। बिल्कुल। और सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सोलर पैनल्स जो और होते हैं किस किस तरह इसका यूज़ किया जाता है इसको? इस सोलर पैनल ज़्यादातर रूफ की टॉप पे लगाए जाते हैं। बिल्कुल। जो सन होते हैं वो सन से कनेक्टेड होते हैं। सन की जितनी भी रेज सोलर पैनल पे आती हैं वो उसके अंदर बैटरी भी लगाई जाती है जिससे वो चार्ज हो जाता है। ठीक है। और वो नाइट में भी काम कर सकता है। वो दिन को चार्ज होते रहते हैं और दिन को भी काम करता है। ये ज़्यादातर रूफ की टॉप्स पे लगाया जाता है जहाँ से सन की जहाँ रोशनी से आराम सन से, की क्योंकि रोशनी ये ज़्यादा अपनी पड़ी। ये जो एनर्जी है बेसिकली ये सन से अपनी एनर्जी लेता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है सोलर। अब तो हम देख रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आम चीज़ भी है, यहाँ पर लोग बच रहे होते हैं अच्छा जी हमारे बिजली का बिल ना है और ये सारे, तो वो अब ज़्यादातर घरों का मैंने देखा है उनका रुझान सोलर की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर सोलर यूज़ नहीं हो सकते, वो कौन से? सोलर ऐसी जगहों पे यूज़ नहीं हो सकते जो बहुत ज़्यादा कूल हों, जहाँ पे सनशाइन ज़्यादा ना करे, जिस तरह के यूके जिस तरह से है जहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता है, ठीक है, वो तपिश नहीं होती क्योंकि वो ठंडा इलाका है। सो वहाँ पर सोलर पैनल्स उस तरह से काम नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट सोर्स कौन सा है? नेक्स्ट सोर्स है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, जिस तरह कि हम सबको पता है फॉसिल फ्यूल में आता है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है। बहुत से ऐसे फॉरेस्ट में ट्रीज होती हैं और जब वो ट्रीज अपनी लाइफ कंप्लीट करके डाई हो जाती हैं तो वो जब फॉरेस्ट की वेट स्वैम्पी गिर जाती हैं और रोट करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह उनके ऊपर भी बैक्टीरिया का एक्शन होता है, वो उसे डिकेइंग प्लांट से चेंज करके उसे पीट में वो डाइवर्ट कर देता है। ओके। फिर वो उसके ऊपर मड की और वाटर की इस तरह की लेयर्स उसके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं और ज़मीन के नीचे धंसता चला जाता है और इस तरह करते करते 100 मिलियन ईयर के बाद जाके वो कहीं कॉल फॉर्म करता है। अच्छा, अब देखो इससे मुझे जो चीज़ समझ में आई, पूरा प्रोसेस आपने बताया, इसी तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन साइम, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंशन करना कि देखो कोई भी चीज़ है वो हम अक्सर कहते हैं ना कि बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अक्सर औकात हम कह रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह मियाँ ने बेमकसद नहीं बनाई हुई, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और इंसान अब जिस तरह से तरक्की, देखिए दुनिया किस तरह से तरक्की करी है ना, साइंस में तरक्की हो रही है, मेडिकल फील्ड में तरक्की हो रही है, मतलब हर जगह अगर देखें तो हम कितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है ना, प्रोग्रेस हो रही है, नई नई चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब जो हम कुछ साल बाद अगर बैठ के देखें तो हम कहेंगे अच्छा ये भी बातें हम करते थे शो में बैठ के, साइम और सबीन ये एनर्जी के सोर्सेज बता रहे थे बैठ के, तब तक और सोर्सेज आ जाएंगे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा। उम्मीद है साइम कोई सोर्स इंट्रोड्यूस करवाएगा शायद से। शायद। क्या अच्छा क्या शौक है बड़े होके बनने का? बड़े अभी आप भी है लेकिन थोड़े और बड़े होके आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी ज्वाइन करने का शौक है, ज़बरदस्त, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अपने मुल्क के लिए जज्बा है। ये अच्छी बात है कि इस एज पे जाके, इस एज पे भी ना एक सोच क्लियर होती है, ये बहुत ज़रूरी है, और उस सोच में अपने मुल्क को याद रखना ये उससे भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपको इस एज में भी इतनी आपका गोल क्लियर है, बड़ा ज़रूरी होता है। थैंक यू बोल दें। थैंक यू। तारीफ किया मैंने, कहा थैंक यू ही बोल दे साइम मुझे। अच्छा जी, नेक्स्ट सोर्स कौन सा है? लास्ट है ये? जी बिल्कुल, लास्ट। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ऐसी है जो हमें विंड से मिलती है। विंड एनर्जी में विंड मिल्स लगाई जाती हैं, जहाँ वो ऐसी जगहों पर लगाई जाती हैं जिस तरह कोस्टल एरियाज, जहाँ पे विंड बहुत तेज़ी से ब्लो करती है। जब विंड के कोई विंड मिल्स होते हैं जिनके अंदर 2 ब्लेड्स होते हैं, किन्हीं के अंदर 3 ब्लेड्स होते हैं और 4 ब्लेड्स भी होते हैं। ठीक हो गया। विंड मिल जब रोटेट कर रहे होते हैं तब इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और इलेक्ट्रिसिटी फिर ये बहुत यूज़फुल होते हैं। मैंने ऐसा भी सर्च किया था कि बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से ये विंड मिल्स वो ख़राब भी हो गए, तबाह हो गए। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा साहब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सच्ची सच्ची बतानी है बात, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? प्रिपेयर प्रॉमिस करो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। प्रॉमिस। सच बताऊँगा, पक्की बात, यकीन कर लूँ आपकी बात पे मैं। बिल्कुल जैसे ऐसे तोते की तरह ऐसे पूरी बातें हमें बता दी, इतने बड़े प्रोसेस हमें समझा दिए। पढ़ाई में इतने लायक हो? जी। कौन सी पोजीशन आती है? मेरी पिछली बार भी सेकंड आई थी और उससे पिछली बार भी सेकंड आई थी। पिछली बार भी सेकंड आई थी, उससे पिछली बार फर्स्ट क्यों नहीं आती? फर्स्ट इंशाल्लाह इस बार लूँगा। इस बार आएगी पक्का? जी। आपके अब्बा भी सुन रहे हैं अभी यहाँ पे। पक्की बात है? जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच साइम। बहुत इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था,
क्योंकि जब आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और उसकी एक मेन वजह ये होती है खुशी की कि आप लोग सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ में आपकी एक सोच भी है, आपकी एक क्रिटिकल थिंक, जिससे आप सोचते हैं कि एक्चुअली दुनिया में क्या हो रहा है और हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं और आकर बाकी बच्चों से आप शेयर करते हैं। जी बिल्कुल। और आप में से भी जितने बच्चे, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कि आप में से ही बच्चे हमारे शो में आ रहे होते हैं और लेकिन वो रिसर्च और थोड़ी तैयारी करके आते हैं, वो उनके ऊपर बात करें, कोई पिक्चर्स लेकर आएँ, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करके आएँ, उनके बारे में हमें भी बताएं। आपको कि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आपने हमारे सोशल मीडिया पर हमें लाजमी बताना है, हमें व्हाट्सएप करके वो टॉपिक्स बताएं ताकि हमारे जो शो के बच्चे हैं वो जो है वो इनकी अच्छी तरह से तैयारी करके आएँ। थैंक यू सो मच साइम, हैव अ गुड डे। और मैं ज़रूर पूछूंगी कि कितनी तैयारी हुई है फर्स्ट आने के लिए आपकी। ज़रूर। ठीक है, सबको पहले गुड बाय बोल दो, उस कैमरे में बोल के गुड बाय बोलो। गुड बाय कि खुदा हाफिज़, हैव अ गुड डे ऑडियंस। हैव अ गुड डे ऑडियंस। वेरी नाइस जनाब। हम जाएंगे अब ब्रेक पे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको ज़रा पाकिस्तान की सैर करवाएंगे, पाकिस्तान के किस इलाके की सैर करवाएंगे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।